नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां भी आई रेरा के अधीन। मैनेजमेंट कमेटी को माना जाएगा बिल्डर। लुधियाना के एक मामले में रेरा का अहम फैसला। सर्वे ऑफ इंडिया के रिटायर कर्मी से भी मंजीत कौर ने ठगे थे 53 लाख। ऑस्टिज कोटे से फ्लैट देने का किया था वादा। और अब खबरें विस्तार से। अब पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ की सभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां भी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा के अधीन आ जाएंगी, जिसके बाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के सदस्य भी अपने अधिकारों के लिए रेरा का दरवाजा खटखटा सकेंगे। सोसाइटियों की मैनेजमेंट कमेटी को अब बिल्डर की कैटेगरी में माना जाएगा। जो समय रहते आवासीय स्कीम पूरी नहीं करते या फिर पोजेशन में देरी करते हैं तो जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। लुधियाना की प्रजा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के 4 सदस्यों ने रेरा में याचिका दाखिल कर सोसाइटी को दिए पैसे ब्याज सहित लौटाने की अपील की थी। वकील हिमांशु राज ने रेरा में दलील दी कि कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी बिल्डर्स के दायरे में आनी चाहिए, क्योंकि यहां भी बिल्डअप फ्लैट या मकान ही बनाकर लोगों को दिए जाते हैं। ऐसे में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी कि समय रहते कंस्ट्रक्शन पूरी करे और पोजेशन लोगों तक पहुंचे। ऐसा नहीं करने की सूरत में मैनेजमेंट को भी अब बिल्डर के दायरे में रखा जाए। यह दलील रेरा ने स्वीकार कर और आदेश दिए कि चारों याचिकाकर्ताओं को कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट उनका पैसा वापस लौटाएगी और ब्याज भी देगी, जो कि कुल राशि 2.5 करोड़ रुपए के आसपास बनेगी। साथ ही साथ चारों को 1.25 लाख रुपया मुआवजा भी कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट को देने के लिए आदेश दिए गए हैं। इस तरह की एक सोसाइटी थी जो लुधियाना की सोसाइटी है, लुधियाना में ही रजिस्टर्ड है। सोसाइटी का नाम है प्रजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसमें हमने कुछ केसेस फाइल कर रहे थे हमारे क्लाइंट्स की साइड से। बेसिक ग्रीवियंस हमारे क्लाइंट्स का इस केस में ये था कि जो सोसाइटीज़ है उनको फ्लैट अलॉट नहीं कर पाई हैं बहुत सालों से, इस कारण से उनको पैसे रिफंड कर दिए जाए। सोसाइटी का कहना इस केस में रिप्लाई के थ्रू ये था कि हम यानी कि सोसाइटीज़ रेरा के अंडर फॉल नहीं करती हैं। हमने इस बात को काउंटर करते हुए स्पेसिफाई किया कि पर्सन की डेफिनेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, जो कि सेक्शन 2ZG के अंदर स्पेसिफाइड है। लाइकवाइज डेवलपर की डेफिनेशन में पर्सन स्पेसिफाइड है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंस्ट्रू की जानी चाहिए कि वो डेवलपर ही हैं, प्रमोटर ही हैं। इसके मद्देनज़र हमने केसेस फाइल किए थे। हमारी दलील को रेरा ने मान्य रखते हुए हमारे फैसले हमारे हक में दिए हैं। उसमें ये बोला गया है कि सारा का सारा पैसा जो अब तक हमने सोसाइटी को दिया था वो पूरे ब्याज समेत जिस दिन से पैसे दिए उस दिन से ब्याज लगेगा। जब तक पैसे वापस नहीं लौटाए जाएंगे तब तक ब्याज लगता रहेगा। और उसके अलावा 1.25 लाख रुपया एक्स्ट्रा एज कंपनसेशन, एज डैमेजेस, एज लीगल फीस अवार्ड करी है रेरा ने। इस ऑर्डर से पूरे हरियाणा, पूरे पंजाब और पूरे भारत देश में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि सोसाइटीज़ जो हैं वो ड्यूली कवर्ड है रेरा एक्ट के अंडर। और अब जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जो बेसिकली मैनेजमेंट कमेटी सोसाइटीज़ की बंगलिंग कर लेती थी, लोगों को उनके हक से जो पैसे उन्होंने दिए हुए हैं उनका हक पूरा नहीं लौटाते थे, ब्याज समेत पैसे भी नहीं देते थे, ब्याज तो दूर छोड़िए पैसे भी नहीं देते थे, उसके अलावा जो उनका मकान उन्हें नहीं मिल पाता था, उन सब चीज़ों से रिलेटेड इस ऑर्डर में मेंशन्ड है कि सोसाइटीज़ रेरा में फॉल करेंगी अगर वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करती हैं रेरा एक्ट के हिसाब से। तो डैमेजेस, कंपनसेशंस और बाकी मॉनेटरी एस्पेक्ट्स भी डिमांड किए जा सकते हैं रेरा के अंडर। इसलिए बड़ा अहम फैसला है ये। खुद को गवर्नर और IAS अफसरों का करीबी बताकर लोगों को हाउसिंग बोर्ड के जब्त किए फ्लैट दिलवाने के नाम पर करोड़ों ठगने वाली मंजीत कौर की इस सूची में एक नाम और शामिल हो गया है। जी हां, सर्वे ऑफ इंडिया के भागीरथ शर्मा को भी मंजीत कौर ने अपना शिकार बनाया, जिनसे 53 लाख रुपए ठग लिए। उन्हें सेक्टर 51 में ही
ऑस्टेज कोटे के तहत यानी कि जो जमीन अधिग्रहण हो चुकी होती है, उन किसानों को जो हाउसिंग बोर्ड ने फ्लैट दिए थे, उस कोटे में इन्हें फ्लैट दिलाने का वायदा किया था। फ्लैट की कीमत 58,80,000 रुपए तय की, जिसकी एवज में भागीरथ शर्मा ने मंजीत कौर के खाते में 53 लाख रुपए डाले। उसे मकान नंबर 295 और 290A दिखाए गए, जिसकी चाबी मंजीत कौर के पास थी। उसके नौकर ने 290 नंबर का फ्लैट भागीरथ के परिवार को दिखाया। मंजीत कौर ने उन्हें हाउसिंग बोर्ड की तरफ से दिए जाने वाले अलॉटमेंट लेटर और बाकी दस्तावेजों का सैंपल भी दिखाया और कहा कि इस तरह से कागजात आपको मिलेंगे। भागीरथ जून 2020 में रिटायर होने वाले थे और मंजीत कौर ने उनसे वायदा किया कि उनकी रिटायरमेंट के बाद वे उन्हें उनके फ्लैट में ही लेकर जाएंगे। भागीरथ शर्मा सरकारी मकान में सेक्टर 32 में रह रहे थे। अपने मकान के लालच में उन्होंने यह राशि मंजीत कौर को दे दी, लेकिन मंजीत कौर ने आज तक ना तो उन्हें फ्लैट दिया और ना ही उनके पूरे पैसे वापस किए। भागीरथ शर्मा अब डिप्रेशन के शिकार हैं, हाइपरटेंशन उन्हें हो चुका है। उनका ये मानना है कि अगर मंजीत कौर उन्हें उनके दिए गए पैसों में से 27 लाख रुपए वापस ना करती तो शायद वे इस दुनिया में ना होते। ये मई 2021 में हमारे पास एक केस रजिस्टर हुआ है 420 का। इसमें मदन कुमार गुप्ता जी ने एक शिकायत दी थी और उनकी वाइफ ने भी। ये महिला जो मंजीत कौर है, हालांकि ये सीनियर सिटीजन है, तो इनको इन्होंने अलोर किया कि मेरी ऊपर तक बहुत पहुंच है एडमिनिस्ट्रेशन में और मैं आप लोगों को जो हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं या बूथ हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं उनको आपको सस्ते रेट्स पे दिलवा सकती हूँ। तो इस तरीके से अलॉटमेंट करके इनसे तकरीबन 88 लाख रुपया ले लिया। ना ही इनको कोई बूथ दिलवाया, ना इनको कोई मकान दिलवाया और इनके पैसे भी नहीं वापस दिए इनको। ये पहला केस ठगी है और भी ठगी के मंजीत कौर के खिलाफ एक और भी हमारे पास ऑलरेडी कंप्लेंट चल रही है, लेकिन जैसे ये पर्चा दर्ज हुआ उसके बाद से काफ़ी लोग हमारे पास आ रहे हैं। भी हमारे भी इन्होंने पैसे लिए हैं और हमें भी इसी तरीके से अलोर किया था भी मेरे बहुत ऊपर तक पहुंचे और मैं आप लोगों को सस्ते में मकान दिलवा सकती हूँ हाउसिंग बोर्ड के या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के मकान होते हैं। मैम इसी राजनीतिक दल से भी संबंध रखती है? ऐसा अभी कुछ नहीं आया हमारी इन्वेस्टिगेशन में। ये खुद ही ये काम कर रही थी। अभी मैं रिमांड पे है? हाँ जी, ये रिमांड पे है। इसे हमने 27 को अरेस्ट किया था, तो 2 दिन का हमें रिमांड है। कल इसको दोबारा पेश करेंगे। नगर निगम की सदन की बैठक में स्थानीय पार्षद एवं पूर्व महापौर देवेश मौदगिल के कई वर्षों के प्रयासों से चंडीगढ़ वासियों के भव्य सुविधाओं से परिपूर्ण बैंकेट हॉल की सौगात मिल गई है। हालांकि निगम इस समय फंड्स की कमी का रोना रोता रहता है, लेकिन फिर भी बैठक में सेक्टर 47 के जंजघर को तोड़कर भव्य बैंकेट हॉल बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। फरवरी 2020 की बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ था, जिस पर शहर के मुखिया वास्तुकार ने नगर निगम को इससे संबंधित नक्शे बनाकर भेजे थे। यह बैंकेट हॉल शहर का पहला बैंकेट हॉल होगा, जिसमें 800, 300 एवं 150 की क्षमता के 3 बैंक्वेट हॉल अलग अलग बनाए जाएंगे। सामाजिक आयोजनों के लिए इनका इस्तेमाल होगा। यह बैंकेट हॉल कुल 76.50 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इसके अलावा सदन की बैठक में पार्षदों ने बिजली विभाग के एक एसडीओ का नाम लिए बिना चर्चा की। भाजपा पार्षदों ने कहा कि यह एसडीओ काम नहीं करता और सरकारी काम को भी रुकवाता है। भाजपा पार्षदों ने कहा कि उन्हें कोई भी काम बोलने का फायदा नहीं होता, क्योंकि पार्षद देवेश मौदगिल सहित अन्य कई लोग स्ट्रीट लाइट की समस्या से इस एसडीओ को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। लाइट्स ना जलने की जिम्मेदारी कोई भी संबंधित अधिकारी नहीं लेता। भाजपा पार्षद शक्ति देव प्रकाशशाली ने कहा कि फोन पर कोई भी अधिकारी सही से जवाब नहीं देता, ना ही लोगों की शिकायतें ढंग से सुनी जाती हैं। एक तो गौशाला का एजेंडा था और उसके अलावा एक डीपीआर रिपोर्ट जो हमने इंस्टीट्यूशन से मांगी थी जो गार्बेज प्लांट के लिए वो था, और एक सर्विस लेन का था अपना वार्ड नंबर 1 का वो था, और एक 47 के जंजघर का जो उसको नए सिरे से तोड़ के बेसमेंट के साथ बनाना। ये सारे एजेंडे आज सदन में आए थे और पास हुए। जी, गौशाला का एजेंडा ऑलरेडी पास हो रखा है और उसका काम भी चल रहा है। उसमें बहुत सारा काम हो गया, शेड वगैरह सारे जो है वो बन गए हैं, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी उसके बाद उसके वहाँ पे एक वेटनरी हॉस्पिटल बनना है और इसके डॉग स्टरलाइजेशन के लिए सेंटर बनना है, और वहाँ के अंदर की रोड और लाइटिंग का जो काम होना है, तो उसके लिए आज वो एजेंडा आया था जो सदन ने पास कर दिया। उसको फेस मैनर में आगे वो जो काम उसका होगा। चंडीगढ़ दूरदर्शन केंद्र में बम की सूचना पुलिस ने
सील कर दिया पूरा दूरदर्शन केंद्र। जी हां, चंडीगढ़ में सेक्टर 37 स्थित दूरदर्शन केंद्र में बम मिलने की सूचना पर गुरुवार सुबह पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड समेत 100 पुलिस कर्मचारी पहुंच गए। इलाके को सील कर दिया गया। साथ ही केंद्र से के अंदर काम कर रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। बाद में पता चला कि यह मॉक ड्रिल था। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम में गुरुवार सुबह 11 बजे के करीब एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि दूरदर्शन केंद्र के अंदर बम है। इस सूचना का मैसेज फ्लैश होते ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड और डॉग स्क्वाड को मौके पर पहुंचने को कहा गया। मित्रांनो, शौक हथियारा दा इस झांका सोनिया नारा दा बब्बू मान के इस पंजाबी गीत के बोल उसी राह पे चल रहा था धनास का रहने वाला अमन, जो कि अपने पास एक पिस्टल और जिंदा कारतूस लेकर घूम रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिली कि एक युवक शरेआम हथियार और गोलियां लेकर चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके हथियारों को जब्त कर लिया। मित्रानु, शौक हथियारा दा बब्बू मान के इस पंजाबी गीत के बोल के साथ ही धनास का युवक चल रहा था, जो कि अब सलाखों के पीछे है। जी हां, चंडीगढ़ थाना मलोया पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब धनास का रहने वाला अमन ऑटोमेटिक 32 बोर और 4 जिंदा कारतूस के साथ घूम रहा था और इस दौरान पुलिस द्वारा उसे दबोच लिया गया। आपको बता दें कि 33 साल का अमन मूल रूप से जौनपुर यूपी का रहने वाला है और चंडीगढ़ के बुड़ैल और नया गाँव में होटल चला रहा है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर घूम रहा है और कोई न कोई वारदात को अंजाम दे सकता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और उनकी टीम ने मलोया EWS कॉलोनी के पास से युवक को दबोच लिया और उसके कब्जे से 32 बोर की ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। पकड़े गए आरोपी की पहचान धनास निवासी अमन के रूप में हुई है। ये कल मेरी पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग पे थी। उसको पुलिस पार्टी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई आदमी यहाँ पे मलोआ के क्षेत्र में कहीं वारदात करने के लिए आया है और उसके पास है ना कोई नाजायज़ पिस्टल है। उस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया। डेवलप करने के बाद रेडिंग पार्टी तैयार करेगी। रेडिंग पार्टी के दौरान एक सस्पिशियस पर्सन मिलता है EVS कॉलोनी इलेक्ट्रिसिटी पार्किंग में, तो उसको पूछा, चेक कराया गया। तो चेक करने के बाद तो उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद होती है 32 बोर की और उसके साथ उसके लाइव कार्ट्रिजेस भी 4 बरामद होते हैं, जिसमें से एक कार्ट्रिज उसके चैम्बर में था। उसको अनलोड करके उसको सारे का सारा सीजर किया गया और उसको बेसिकली पूछा गया तो उसने बताया कि भाई मैं इसको जौनपुर यूपी से लेके आया था, खरीद के लेके आया था उसको। ये बेसिकली रहने वाला भी वहाँ का है। तो फर्दर अभी इससे और पूछताछ कर रहे हैं और इसका 1 दिन का रिमांड लिया गया है। ये इसके लोकल नेटवर्क है और इसको जहाँ से ये खरीद के लेके आया, इसको दोनों को वेरीफाई कर रहे हैं। जो पकड़ा गया आरोपी उसकी पहचान कहाँ की है, क्या नाम है? इसका नाम अमन है। ये धनास का रहने वाला है। बेसिकली यह होटल चलाता है, होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसके बुड़ैल में भी होटल है और ये होटल नया गाँव में भी इसका होटल है। तो इसका सारा परिवार, इसकी फैमिली, इसके भाई भी हैं 2 और इसके फादर साहब, वो सारे इसी लाइन से जुड़े हुए हैं। तो अभी तक कुछ और जांच में सामने आया हो? काफ़ी चीज़ें इसमें नई निकल के आई हैं। तो ये इसको हथियारों का शौक़ रहा है। कोई भी यहाँ इसका किसी भी प्रकार का, इसको जो टॉय गन है या कोई और भी है, तो उनके साथ ये फ़ोटो खिंचवाता है, तो उसको लेता भी है। उसके बाद फिर देखते हैं, इसको फर्दर अभी इंटरोगेट कर रहे हैं। जहाँ से जो संपर्क में इसके होगा या जहाँ से कनेक्शन या कनेक्टेड होगा तो हम उसको वेरीफाई करेंगे। वहीं थाना पुलिस मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसके तार यूपी से जुड़े होने के चलते पुलिस हर एंगल से मामले में जांच कार्रवाई कर रही है और आरोपी चंडीगढ़ में कहां संपर्क में है और किस किस को और हथियार देने चंडीगढ़ आया था और आखिरकार कौन सी वारदात को अंजाम देने वाला था। पुलिस आरोपी अमन से गहनता से पूछताछ कर रही है और वहीं पुलिस इस मामले में कई और खुलासे होने की भी आशंका जता रही है। वहीं अब देखना यह होगा कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासा होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में मात्र 8 नए कोरोना के पेशेंट आए, जिनमें चंडीगढ़ में 5, पंचकुला में 2 और मोहाली में 1 पेशेंट शामिल है, लेकिन किसी के भी कोरोना से मौत की सूचना नहीं थी।
और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 95% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि तेज बारिश होगी और दिन में और रात में तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। लोगों को गर्मी से राहत मिलना तय है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।